हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 दूसरा अध्याय बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में हम मूलभूत अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं और ये वे अवधारणाएं हैं जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का विस्तृत अध्ययन करने से पहले जिनकी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है और जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने पूरे सिलेबस के दौरान करते रहेंगे, बार बार इनका उपयोग होता रहेगा, इसलिए इनको जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक मॉडल। आर्थिक मॉडल्स क्या होते हैं? वास्तव में देखा जाए तो मॉडल वे सिद्धांत होते हैं जो कि किन्हीं आर्थिक चरों के बीच आपसी संबंध को दर्शाते हैं। मॉडल्स आर थ्योरीज दैट समराइज द रिलेशनशिप अमंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एक मॉडल किन्हीं दो चरों के बीच में संबंध को बताता है और टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ईच मॉडल मेक सम अजम्पशन। इन आर्थिक मॉडल को यदि सरल भाषा में हमें प्रस्तुत करना है तो कुछ मान्यताएं यहाँ पर ली जाती हैं और इन मान्यताओं के साथ उन मान्यताओं के रहते हुए किन्हीं दो या दो से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस मॉडल को हम किसी इक्वेशन के रूप में शो कर सकते हैं, समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं या किसी डायग्राम के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार मॉडल को हम शब्दों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं कि उपभोग, किसी व्यक्ति का उपभोग उसकी आय पर निर्भर करता है, तो यह शाब्दिक रूप में हमने मॉडल तय किया है। इसे हम इक्वेशन के रूप में यदि व्यक्त करें तब हम कहेंगे कि कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, C is the function of Y। इस प्रकार डायग्राम और इक्वेशन ये दोनों मिल करके किन्हीं भी आर्थिक चरों के आपसी संबंध को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा और सरल तरीका सिद्ध होते हैं। मॉडल्स में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, दो तरह के चर होते हैं, एक्सोजीनियस वेरिएबल बाहरी चर, बाह्य चर, और दूसरा एंडोजीनियस वेरिएबल अंतर्जात चर। एक्सोजीनियस वेरिएबल बाह्य चर वे होते हैं जिनका निर्धारण उस मॉडल के अंतर्गत नहीं होता बल्कि बाहरी रूप से दिए हुए होते हैं। इसके विपरीत जो एंडोजीनियस वेरिएबल हैं, अंतर्जात चर हैं, उनका निर्धारण मॉडल के अंतर्गत ही होता है। जैसे यदि हम कहें कि वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों मिलकर वस्तु की कीमत को तय करते हैं, तब यहाँ कीमत अंतर्जात चर है क्योंकि कीमत का निर्धारण मॉडल के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेंट एंड एक्सपोज्ड वेरिएबल्स यानी प्रत्याशित और वास्तविक चल राशि। प्रत्याशित चल राशि किसी भी वेरिएबल की वह मात्रा होती है जो कार्य से पहले अनुमानित की जाती है, यानी जिसके होने की आशा की जाती है, जिसकी अनुमानित किया जाता है, इसे हम नियोजित या वांछित राशि भी कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्याशित निवेश या एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट क्या है कि जिसके लगाए जाने की हम आशा कर रहे हैं या जिसके होने की हम आशा कर रहे हैं। इस प्रकार ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो प्रत्याशित बचत यानी एक्सेंट सेविंग्स हैं। एक्सेंट सेविंग्स क्या है? दो सेविंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू सेव। इसी प्रकार वास्तविक चल राशि यानी एक्स पोस्ट वेरिएबल किसे कहते हैं? जो कार्य के अंत में जो वास्तविक रूप में पाई जाती हैं वे वास्तविक चल राशि होती है। जैसे हम कहें कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्चुअल सेविंग्स कितनी है, वास्तविक निवेश और वास्तविक बचत कितने हैं जो वस्तुतः पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक्स पोस्ट वेरिएबल कहा गया है। इसके बाद आते हैं आइडेंटिटीज, समानिकाएं, और इक्वेशन, समीकरण। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन किन्हीं चरों के बीच के आपसी संबंध को बताता है जो कि उन चरों के किन्हीं
खास मूल्यों पर ही सही सिद्ध होते हैं, लेकिन उन चरों के सभी मान पर वे सही सिद्ध नहीं होते। जैसे कि यदि हम रिलेशन देखते हैं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये x और y के सभी मानों के लिए सही सिद्ध नहीं होगा, बल्कि x और y के किसी खास मान के लिए सही सिद्ध होगा। यानी कि x यदि 2 है तब y 9 होगा, y का मान वैल्यू होगी 9। तो इस तरह से इक्वेशन जो है, इक्वेशन में x और y के किन्हीं खास वैल्यूज पर ही ये दोनों चरों का आपसी संबंध सही सिद्ध होता है। और इक्वेशन को हम दो समानांतर रेखाओं से शो करते हैं, जबकि जो समानिकाएं हैं उसे हम 3 समानांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। और आइडेंटिटी समानिकाएं समानिका ये एक ऐसा संबंध है जो कि उन चरों में पाया जाता है और जो उसके सभी मानों पर सही सिद्ध होता है, x और y के सभी मानों पर सही सिद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई एक्स स्क्वायर। यह संबंध x और y के सभी मानों के लिए सही सिद्ध होगा, x और y के सभी मानों के लिए सही सिद्ध होगा। तो ये एक आइडेंटिटी है, समानिका है, और इस आइडेंटिटी को हम 3 समानांतर रेखाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। कोई भी समानिका उसकी परिभाषा से ही सही सिद्ध हो जाती है। और आइडेंटिटी का मतलब अर्थ ये होता है कि जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों एक दूसरे के कारण परिणाम नहीं होते, बल्कि दोनों अलग अलग बातें हैं और वे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इन्हें समानिकाएं कहा गया है। जबकि समीकरण में राइट हैंड साइड कारण होती है और लेफ्ट हैंड साइड परिणाम होती है। जैसे हमने कहा कि C इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, तो ऐसी स्थिति में उपभोग किस पर निर्भर हो रहा है? y पर। इस प्रकार समानिका और समीकरण में अंतर पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, स्थैतिक और गत्यात्मक विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण का अर्थ होता है कि जब हम किन्हीं चरों को किसी एक समय बिंदु पर, एक निश्चित समय बिंदु पर जब हम अध्ययन करते हैं तब हम उसे स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। लेकिन जब हम किसी समय बिंदु पर नहीं बल्कि एक लंबी समय अवधि में चरों का अध्ययन करते हैं तब हम उसे डायनामिक एनालिसिस यानी गत्यात्मक विश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत तिथि महत्वपूर्ण रखती है, एक निश्चित समय बिंदु महत्व रखता है, जबकि गत्यात्मक विश्लेषण में तिथिकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह एक समय अवधि की बात करता है। और जब हम कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अवधि के दौरान वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है और कीमत उसी समय अवधि की कीमत पर निर्भर करती है, देन दिस रिप्रेजेंट अ स्टैटिक रिलेशनशिप। तब ये एक स्थैतिक संबंध हो जाता है कि किसी वस्तु की मांग एक निश्चित समय अवधि के दौरान, किसी वस्तु की मांग उसी निश्चित समय अवधि के दौरान उसकी कीमत पर निर्भर करती है, तब ये एक स्थैतिक संबंध हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए, यदि savings of the economy during a period of time depends on the level of income of that period, then this represents a static relationship. किसी एक समयावधि में जो बचतें हुई हैं वो उसी समयावधि की आय पर निर्भर करती हैं, तब ये स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि वर्तमान बचतें पिछले समय की ब्याज की दर या कीमतों पर निर्भर करती हैं,
तब ऐसी स्थिति में यहाँ समय का अंतराल पाया जाता है और ये गत्यात्मक विश्लेषण कहा जाता है। जैसे यदि यह कहा जाए कि वर्तमान उपभोग पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है, तब यहाँ 1 वर्ष का समय अंतराल हो गया और ये गत्यात्मक विश्लेषण का रूप ले लेता है। और इसी में तीसरी अवधारणा आती है कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के अंदर हम किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं की आपस में तुलना करते हैं। 2 स्थैतिक बिंदुओं की आपस में तुलना की जाती है और ये देखा जाता है कि पहले जो संतुलन बिंदु था उस समय हमारी आय और व्यय के स्तर क्या थे, और जो संतुलन का दूसरा बिंदु हमें मिला है उस समय आय और व्यय के क्या स्तर पाए गए हैं, और 2 स्थैतिक बिंदुओं की यहाँ पर तुलना की जाती है। तो ये कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कहलाता है। इन तीनों विश्लेषणों को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर हमने वेरिएबल लिया है आय को, इनकम को, और वाई अक्ष पर हमने वेरिएबल लिया है एक्सपेंडिचर, इनकम। यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर यानी व्यय, और व्यय में हम ले रहे हैं उपभोग व्यय और निवेश व्यय यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें ये एक 45 डिग्री की लाइन है और ये 45 डिग्री की लाइन ये बताती है कि इस रेखा पर जितना एक्सपेंडिचर है उतनी ही इनकम है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हैं। यहाँ पर C+I एक लाइन है जो कि हमारे एक्सपेंडिचर को बता रही है। ये लाइन C+I है, उपभोग और निवेश व दोनों को मिलाकर के बनाई गई है, और ये पॉजिटिव स्लोप की है जो बताती है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारा व्यय बढ़ता जा रहा है। प्रारंभ में यदि हम देखें तो जब M1 आय है उस समय हमारा व्यय है E1 M1 और E1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति है। तो यदि हम सिर्फ E1 बिंदु का अध्ययन करते हैं तो ये एक स्थैतिक विश्लेषण है। जब आय बढ़कर के M2 हो जाए उस समय हमारा व्यय E2 हो जाता है, और इस E2 बिंदु पर हम ये स्टडी करते हैं कि M1 M2 आय के होने पर हमारी एक्सपेंडिचर E2 M2 है। तो 2 अलग अलग स्टैटिक पॉइंट हैं, इनका अलग अलग जब अध्ययन करते हैं तो ये स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। गत्यात्मक विश्लेषण क्या है? गत्यात्मक विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि हम E1 पॉइंट पर जब संतुलन में हैं तब E2 बिंदु पर हम किस तरह संतुलन पर पहुंच पाते हैं, क्या प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। जब हम इस परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तब यह गत्यात्मक विश्लेषण कहलाता है। तीसरा जो तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण है उसमें हम ये देखते हैं कि जब E1 पॉइंट पर हैं उस समय हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, और जब हम E2 पॉइंट पर आ गए हैं तब हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है। इन दोनों बिंदुओं का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इन दोनों पॉइंट के कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तब यह तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पर 2 स्थैतिक बिंदुओं की तुलना करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे विश्लेषण है वो स्थैतिक विश्लेषण, गत्यात्मक विश्लेषण और तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, यानी स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। स्टॉक और फ्लो वेरिएबल दोनों ही हमारे जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। फ्लो वेरिएबल, प्रवाह चर क्या होता है? प्रवाह चर में समय तत्व शामिल होता है और इसका मापन हमेशा हम एक समय अवधि के दौरान करते हैं, जबकि जो स्टॉक वेरिएबल है उसमें कोई समय तत्व शामिल नहीं होता और एक निश्चित समय बिंदु पर इसकी गणना की जाती है। ये एक नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर होता है स्टॉक वेरिएबल। ये कोई रेट ऑफ फ्लो नहीं होती है, प्रवाह की दर क्या है, एक समय के दौरान प्रवाह की दर क्या है, ये नहीं होता। प्रवाह की दर की जब बात करेंगे तो वो प्रवाह चर होगा, फ्लो वेरिएबल होगा। लेकिन जब एक निश्चित समय बिंदु पर एक नंबर की बात करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि कुल मुद्रा की पूर्ति कितनी है, टोटल मनी सप्लाई कितनी है, टोटल बैंक डिपॉजिट कितने हैं, बैंक में जमाएं कितनी हैं, ये सभी हमारे स्टॉक के कॉन्सेप्ट हैं, स्टॉक वेरिएबल हैं, स्टॉक चर हैं। जबकि यदि हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय उत्पादन कितना है,
कुल उपभोग व्यय कितना है, ये प्रवाह चर कहलाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन और उपभोग, रोजगार, कीमत स्तर, इन सभी की गणना एक समय अवधि के दौरान की जाती है, एक वर्ष भर के दौरान इनकी गणना की जाती है, इसलिए ये प्रवाह चर कहलाते हैं। यहाँ पर स्टॉक और फ्लो वेरिएबल को हम एक बहुत सहज सिंपल उदाहरण है, और वो उदाहरण है बाथ टब का। इट इज ए क्लासिक एग्जाम्पल जिसमें यदि एक बाल्टी है और उसमें नल चला दिया जाता है, तो उस बाल्टी के भरने के बाद जितना पानी उसमें से बाहर आता जा रहा है वो फ्लो है, फ्लो वेरिएबल है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द टब पर यूनिट ऑफ टाइम। तो जितना पानी बाहर आ रहा है वह उस मात्रा को बता रहा है जो कि हर बार उसमें गिरता जा रहा है, लेकिन जितना पानी उसमें भरा हुआ है वो स्टॉक कहलाता है। और यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं स्टॉक और फ्लो वेरिएबल के, जैसे एक कंज्यूमर के पास कितनी संपत्ति है वो स्टॉक वेरिएबल है, उसकी आय और व्यय कितने हैं ये उसके प्रवाह चर हैं। यानी संपत्ति एक स्टॉक वेरिएबल है, इनकम और एक्सपेंडिचर फ्लो वेरिएबल है। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी इज अ स्टॉक। अर्थव्यवस्था में पूंजी की मात्रा कितनी है ये स्टॉक वेरिएबल है, बट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कितना निवेश किया जा रहा है ये एक प्रवाह चर है। यदि हम कहें कि K0 इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर, यानी कि वर्ष के आरंभ में यदि K0 मात्रा का स्टॉक था पूंजी का, और वर्ष के अंत में ये पूंजी का स्टॉक बढ़कर के K1 हो गया, तो आरंभ और अंत में जो पूंजी का अंतर है K1 माइनस K0 किया, तो जो निकल कर आया वो निवेश कहलाता है I0, और ये निवेश फ्लो है, निवेश का प्रवाह है जो कि पूरे वर्ष भर के दौरान हुआ है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है किसी दिए हुए वर्ष में, ये स्टॉक है, बट नंबर गेनिंग देयर एम्प्लॉयमेंट इज अ फ्लो। कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है ये एक प्रवाह चर है। इसके बाद हम देखते हैं साम्य, संतुलन, इक्विलिब्रियम, जो कि जनरल और पार्शियल हो सकता है, सामान्य संतुलन और आंशिक संतुलन हो सकता है। पहले हम ये देखें कि संतुलन क्या होता है। संतुलन का तात्पर्य है कि जब दो परस्पर विरोधी शक्तियां एक दूसरे के बराबर आ जाएं और उनमें कुछ समय तक उसी स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति पाई जाए, तब हम इसे संतुलन की स्थिति। इस प्रकार संतुलन क्या है? संतुलन एक ऐसी स्थिति है, संतुलन जिसमें कि इट इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी एक आरामदायक स्थिति है जहां पर विरोधी शक्तियां आपस में मिलती हैं और कुछ समय तक उसी स्थिति में बने रहने की उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई भी आर्थिक शक्ति यहाँ पर परिवर्तन की स्थिति में नहीं होती। यदि हम वस्तु बाजार की बात करें तो यहाँ एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर न तो एक्सेस डिमांड है और न एक्सेस सप्लाई है, यानी मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर है, न तो ज्यादा डिमांड हो रही है और न ज्यादा सप्लाई हो रही है। और ये सब आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और इसके पश्चात हम अपना अध्याय 3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड।